अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ क्लियर है? प्लीज मुझे बताइएगा। जी मैम, क्लियर है। ओके फाइन। ठीक है, तो आज हमने न्यूरो एनाटमी स्टार्ट करनी है। न्यूरो एनाटमी का एक मेजर पोर्शन विच पिक्चर्स जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज पे आज हम कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन मेजर पोर्शन जो एमसीक्यूज का भी हो जाएगा वो भी आज ही कवर हो जाएगा। ठीक है, वन लाइनर्स पढ़ने की बजाय न्यूरो एनाटमी जरा समझने वाली चीज है, तो इसलिए उसके अलावा हम पिक्चर्स के थ्रू या डायग्रामेटिकली उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर जरा थोड़ा सा गौर से सुनना। इसमें इम्पोर्टेंट चीजें बहुत सारी होंगी। ठीक है, ओके। लास्ट नाइट डॉक्टर मसमा वो रिमेनिंग जो एमसीक्यूज रह गए थे सीएनएस पैथोलॉजी के, वो एक पार्ट नंबर 5 जो है वो शेयर कर दिया था डॉक्टर इनायत ने। वो सुन लीजिएगा बस। रिमेनिंग एमसीक्यूज से कुछ उसमें एक दो चीजें बस जो है वो न्यू थी, बाकी सब रिपीट ही था। एक मिनट बस लीजिएगा, मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। ओके जी, तो आज अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये सबसे पहले जो है वो बेसिक एनाटॉमी से स्टार्ट करेंगे कि बेसिकली हमने एनाटॉमी जो पढ़नी है उसमें क्या कुछ आएगा। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन स्टेम है। ठीक है, और उसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ब्रेन स्टेम, ये दोनों चीजें इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, डेवलपमेंटल ये थोड़ा सा पढ़ने वाला पता होना चाहिए कि जो फोर ब्रेन होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रोजन सेफलॉन। ठीक है, फोर ब्रेन जो कैविटी में ऊपर बन रहा है, ठीक है, दैट इज द फ्रोजन सेफलॉन। ठीक है, जिसके फर्स्ट पार्ट को हम टीलन सेफलॉन कहते हैं। ये स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको नहीं? यस मैम। ओके ठीक है, हाँ। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, तो फोर ब्रेन को सबसे पहले हम क्या कहते हैं, फ्रोजन सेफलॉन। उसके बाद फ्रोजन सेफलॉन में से दो चीजें हैं, फर्स्ट पार्ट इज द टीलन सेफलॉन एंड द नेक्स्ट पार्ट डाइन सेफलॉन। ठीक है, दो पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, अब जो टीलन सेफलॉन है, अगर ये इसकी बात करें तो इससे जो है वो क्या बनता है, टीलन सेफलॉन से सेरिब्रल हेमिस्फेयर, बेसल गैंग्लियास, ठीक है, लैटरल और थर्ड वेंट्रिकल कैविटीज में से बनते हैं। ठीक है, तो टीलन सेफलॉन के जो पार्ट्स हैं उसके अंदर आप लोगों ने याद रखना है कि टीलन सेफलॉन ऊपर मेजरली पार्ट कवर कर जाएगा, जिसके अंदर सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो कॉर्टेक्स का एरिया है, बेसल गैंग्लिया का जो एरिया है, इसके अलावा लैटरल और थर्ड वेंट्रिकल को भी टीलन सेफलॉन कवर कर जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है फोर्थ ब्रेन का पार्ट डायनसेफलॉन। ठीक है, जो सेकंड पार्ट है इसका, जो डायनसेफलॉन है दैट फॉर्म्स द थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड रेटिना, या सब थैलेमस भी आ जाता है बाज दफा लिखा हुआ। ठीक है, तो ये डायनसेफलॉन के पार्ट हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, रेटिना या सब थैलेमस, दे आर ऑल द पार्ट ऑफ द डायनसेफलॉन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है मिड ब्रेन, मीजनसेफेलॉन। ये अल्फाबेटिकली भी इसको हम कहते हैं कि वो उसमें जाता है कि मीजनसेफेलॉन आ जाता है, फिर मीटन आ जाता है, फिर माइलन आ जाता है। ठीक है, तो जो
मीजनसेफेलॉन है, उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा? मिड ब्रेन में मीजनसेफेलॉन में हमारे पास सिर्फ सेरिबल एक्विडक्ट, जो कैविटीज हम काउंट करते हैं, और मिड ब्रेन इटसेल्फ वो आ जाता है, ठीक है। मीजनसेफेलॉन से मिड ब्रेन और सेरिबल एक्विडक्ट आता है। सेरिबल एक्विडक्ट ये वेंट्रिकल में हम पढ़ेंगे किसके दरमियान होता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है हाइंड ब्रेन, जिसे हम रोम्बन सेफेलॉन कहते हैं। इसके अंदर मीटन, अल्फाबेटिकली रीजन एस के बाद टी आ जाता है, टी के बाद वाई आएगा। तो मीटन एंड माइलन सेफेलॉन दोनों होते हैं, ठीक है। जो मीटन सेफेलॉन है दैट फॉर्म्स द पॉन्स एंड सेरिबेलम, ठीक है। पॉन्स एंड सेरिबेलम आर फॉर्म्ड बाय द मीटन सेफेलॉन, दोनों चीजें, ठीक है। और पीछे सिर्फ मेडल्ला बच जाता है ब्रेन स्टेम का, जो कि माइलन सेफेलॉन से बनता है, ठीक है। जो मीटन सेफेलॉन है वो फोर्थ वेंट्रिकल का अपर पार्ट बनाएगा, और जो माइलन सेफेलॉन है वो मेडल्ला और फोर्थ पार्ट का लोअर, फोर्थ वेंट्रिकल का लोअर पार्ट बनाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई? ठीक है, इसमें कुछ चीज रिपीट करने वाली तो नहीं, समझ आ गई है यहाँ तक? के पोर्शंस आपने याद करने हैं कि डाइनसेफेलॉन में क्या क्या आ सकता है, टीनसेफेलॉन में क्या आ सकता है, मीजनसेफेलॉन में क्या आ सकता है, और मीटन एंड माइलन में क्या आ सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों ने याद करनी। मैं ये पिक्चर जो है वो ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। और अगर किसी के पास फर्स्ट एड होगी तो उसके अंदर ये आप लोगों को पिक्चर्स मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी ये मैं शेयर भी कर दूँ। अच्छा, अब ये हो गया। इसके बाद हमने जो पढ़ना है, ये हमने एक कॉर्टेक्स और ब्रेन स्टेम की डेवलपमेंट देख ली है कि ये चीजें आ जाती, ठीक है। इसके बाद अच्छा, अब ये हमने ब्रेन स्टेम और कॉर्टेक्स की डेवलपमेंट देख ली, ये हमने दो तीन चीजें देख ली हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो दूसरी पिक्चर है वो एक मिनट में वो शेयर करती हूँ। ठीक हो गया, सही है। अब जो है वो सेम पिक्चर ही शो हो रही है आप लोगों को? नो मैम, नर्व्स वाली है, ब्रेन स्टेम की। नोट्स वाली शो हो रही है। चलिए जाओ, एक मिनट। चलिए, अच्छा, अब ये है, ये अब हमने पहले तो बेसिकली पढ़ लिया कि क्या क्या होता है। पॉन्स है, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडल्ला ब्रेन स्टेम के पार्ट्स हैं, ठीक है। ये हम बेसिकली कवर कर चुके हैं इसमें, ठीक है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये पॉन्स का मिड ब्रेन का एरिया है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये आगे, ये ट्राइजेमिनल नर्व, ये सारा जो है ये पॉन्स का एरिया है, और ये मेडल्ला का एरिया, ठीक है। पॉन्स, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडल्ला, ये आप लोगों को पता है कि इसी तरह ही। मैंने दो दिन आपको बताया कि जो मिड ब्रेन है उसके अंदर से कौन कौन सा निकल रहा होगा, ये सॉरी, ये ऑप्टिक नर्व का एरिया। अच्छा, जो ये मिड ब्रेन का एरिया है, ठीक है, ट्रोक्लियर नर्व जिधर से फिलोमोटर मिड ब्रेन है, पॉन्स है और मेडल्ला है। ये जो मिड ब्रेन का एरिया है, यहाँ से थ्री और फोर्थ क्रेनियल नर्व पास करती है, ठीक है। थर्ड क्रेनियल नर्व, ठीक है, मिड ब्रेन से, और फोर्थ क्रेनियल नर्व, सीक्वेंस वाइज जो हम चलेंगे अब, ठीक है। और याद रखना है, जो एमसीक्यूज आता है, दैट इज फोर्थ क्रेनियल नर्व इज ऑलवेज ओनली नर्व that arise from the dorsal surface of the brainstem, ठीक है। डॉर्सल मतलब कि बैक से। ये जो ट्रॉक्लियर नर्व होती है ये बैक से ओरिजिनेट करती है। आप देख रहे हैं कि इसके ये आगे आए हुए हैं हॉर्न्स,
ठीक है, ये बैक से ओरिजिनेट करके फ्रंट पे आई हुई है। ठीक है, ये हॉर्न्स इसके जो है ना वो आगे आते हैं। ठीक है, पीछे से ओरिजिनेट करती है। इसीलिए ट्रोपियर नर्व इज द ओनली नर्व दैट अराइजेस फ्रॉम द डोर्सल सरफेस ऑफ द ब्रेनस्टेम। फिर उसके बाद आपका पॉन्स का लेवल आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये पॉन्स का लेवल आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास जो क्रेनियल नर्व्स आ जाती हैं वो कौन सी आती हैं? 5, 6, 7 और 8। ठीक है, ये याद रखना है। और ये मेनली जो है ये इस एंगल के ऊपर होती है। ठीक है, 5 वाली ऊपर होती है, सिर्फ 5 वाली ऊपर होती है, लेकिन जो 6, 7, 8 हैं वो इस एंगल पे होती हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि ये पोंटाइन एंगल, सेरिब्रो पोंटाइन एंगल डैमेज होगा तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स आएंगे? 5 के भी आएंगे, 6 के भी आएंगे, 7 के भी आएंगे और 8 के भी आएंगे। ठीक है, तो जब हमने इकोस्टिक न्यूरोमा का कल एमसीक्यूज डिस्कस किया था, उसमें मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही थी कि क्योंकि जो 5 क्रेनियल नर्व है वो थोड़ी ऊपर होती है, लेकिन 6, 7, 8 के जो क्योंकि सेरिब्रोपोंटाइन एंगल पे या पॉन्स और मेडल्ला के दरमियान की जो लाइन होती है उसके दरमियान से अराइज कर रही होती हैं। तो इसकी वजह से अगर ये एंगल डैमेज होगा तो ये सारी नर्व्स जो हैं वो डैमेज होंगी और उनके सिम्टम्स जो हैं वो शो होंगे। ठीक है, इतनी समझ आ गई है? अच्छा, इसके बाद है कि मेडल्ला की बात करते हैं। अब मेडल्ला में क्या है? हमने 8 तक पढ़ ली है, ये मेडल्ला का पोर्शन है, हमने 8 तक पढ़ ली। अब क्या आएगा हमारे पास? आएंगी 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है, अब हमने इसकी बात करनी है। याद रखिए कि जो 9, 10 एंड 11 है वो तो हम इसमें पढ़ते हैं, लेकिन मेनली जो हाइपोग्लोसल केनाल से पास कर रही होती है हाइपोग्लोसल नर्व, वो 12th क्रेनियल नर्व होती है। तो 12th के इसमें फाइबर्स आते तो हैं, लेकिन अगर मेनली अगर बात करें तो उसकी हाइपोग्लोसल केनाल से पासिंग होती है, इसलिए वो उसके फाइबर्स मेनली उधर से ही पास कर रहे होते हैं। लेकिन अगर बात करें ब्रेन स्टेम से तो इसके यहाँ पे भी न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए याद रखना है 9, 10, 11, 12 जो है वो किससे निकलेगी? मेडल्ला से। ठीक है, समझ आ गई? अब हम इसके क्वेश्चंस को थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि डिफरेंट क्वेश्चंस अब हम करेंगे। ठीक है, बाकी क्रेनियल नर्व ये टू ऊपर लिखी हुई है, ये ऊपर से ही होती है और क्रेनियल नर्व बाकी 12। 12 रिपीट कर दूँ? अच्छा, 3, 4 मिड ब्रेन। ठीक है, ओके फाइन। अच्छा, ये है कि क्रेनियल नर्व 12 का मेनली अगर न्यूक्लियस की मैं बात करूं तो वो मेडल्ला का पोर्शन होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि उसकी पासिंग है तो वो हाइपोक्लोजल के नाम से मेनली हो रही होती है। ठीक है, तो इसलिए अगर कभी आपके पास एमसीक्यूज आ जाए क्रेनियल नर्व 12 का तो उसके अंदर हम ये भी बात कर सकते हैं कि वो हाइपोग्लोसल के नाम से पास कर रही है। ठीक है, और बाज दफा अगर न्यूक्लियस की वो बात पूछे तो हाँ, मेडल्ला के पोर्शन से भी उसका न्यूक्लियस निकलता है, लेकिन उसका जो न्यूक्लियस होता है ना 12th क्रेनियल नर्व का, ये याद रखिएगा कि ये बिल्कुल इधर एंड एंड साइड पे होता है। ठीक है, ये इन्होंने मार्क भी किया हुआ है। तो एंड साइड पे जो है ना वो बिल्कुल एंड ऑफ द मेडल्ला पे लैटरली द मेडल्ला जो है वो 12th क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस पड़ा होता है। ठीक है, बिल्कुल लैटरली भी जा रहा होता है, उसके सारे फाइबर्स उधर कवर कर रहे होते हैं। ठीक है, लैटरली और मीडियली पूरा एरिया एक कवर कर रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए 12th क्रेनियल नर्व की मल्टीपल एमसीक्यूज आएंगे, वो हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे। और मीडियली भी वो कवर कर रहा होता है और लैटरली। ठीक है, एक मेजर एरियाज भी उसके कवर हो रहे होते हैं। हाइपोग्लोबल केनाल जो है वो मेडल्ला का पार्ट नहीं है, केनाल एरिया है जो मिडल ब्रेन स्टेम के साथ चलता है। ठीक है, और यहाँ से जो है ना वो जो brain जिधर से स्कल से निकलता है ना, स्कल का एरिया एक कह लो कि वो होता है। ठीक है, तो स्कल से जिधर से हाइपोग्लोसल केनाल वहां से होती है, वहां से ये हाइपोग्लोसल नर्व पास करती है और साथ में स्पाइनल कॉर्ड भी चल रही होती है। ठीक है, ये ब्रेन स्टेम के साथ साथ जा रही होती है। तो इसका न्यूक्लियस हम काउंट तो मेडल्ला के अंदर करते हैं, लेकिन हम उसको ये कहते हैं कि ये मेडी जो है ना वो केनाल से इसका भी पास करता है, इसका न्यूक्लियस वहां पर भी ठीक है जा रहा होता है, क्योंकि इसकी अलग से एक केनाल खुलता है। अच्छा, ओके, अब आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, ओके। अच्छा, बस हाइपोग्लोसल का वैसे ज्यादातर एमसीक्यूज जो आगे आएंगे उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, ज्यादा वो यही पूछता है केनाल का, केनाल
और जहाँ से ब्रेन स्टेम पास कर रही होती है, दोनों नियर बाय एरियाज ही हैं, ठीक है, इन द स्कल। ठीक है, वो हम हेड एंड नेक एनाटमी पे भी करेंगे, और आप लोगों ने ये नर्व की पासिंग भी की होगी रफी में, अगर कर ली है तो उसके अंदर भी आता है कि कौन सी नर्व कहाँ से पास करती है, ठीक है। ठीक है, तो हाइपोग्लोसल जो नर्व है ये मेजर एरिया मीडियली और लैटरली भी कवर कर रहा होता है, और बाकी सारे जो होते हैं वो साइड साइड्स पे होते हैं। वेगस नर्व की, क्रेनियन नर्व 9 के और 11 के, ये सारे साइड पे होते हैं, लेकिन जो हाइपोग्लोसल है ये मीडियल कवर कर रहा होता है एक मेजर एरिया, ठीक है। सही है, समझ आ गई अब इस बात की? ओके, सही है। ठीक 7, ठीक है, सही। ठीक है, ये अब हमने कर लिया कि पोर्शन क्या क्या कर। ठीक है, उसके बाद समझ आ रही है, ये इजी है बिल्कुल, कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो इजी होता जाएगा आपके साथ साथ, ठीक है। लेकिन एक मेजर पोर्शन हम इसमें आज कवर कर लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर क्या है? अच्छा, ये वाली स्क्रीन अब आपको शो हो रही है? यस मैम। ओके, यस मैम। ठीक है, सही है। अच्छा, उसके बाद है, अच्छा ये इसमें क्रेनियल नर्व्स का लिखा हुआ है, इसमें याद करने वाली क्या बात है कि क्रेनियल नर्व्स के आपको फंक्शन सबको ही पता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्रेनियल नर्व 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 1 इज द ऑल्फैक्टरी, दैट इज फॉर स्मेल, ऑप्टिक इज फॉर द साइट, मोटर आई मूवमेंट्स के लिए होती है, पिupillary कॉन्स्ट्रिक्शंस के लिए होती है, accommodations के लिए होती है, आईलिड ओपनिंग के लिए होती है, ये याद रखना है, एमसीक्यूज आता है। ठीक है, इफ द पेशेंट इज अनेबल टू क्लोज आए तो क्या डैमेज होता है, और ओपनिंग के लिए अनेबल टू ओपन आए तो क्या डैमेज होता है, तो याद रखना है जब अनेबल टू ओपन आए लिखा आएगा तो ऑक्यूलो मोटर डैमेज होगी, क्योंकि ऑक्यूलो मोटर आए ओपन करती है लेवेटल पैल्पेब्रे के थ्रू। ट्रॉक्लियर नर्व आ जाती है जिसमें पीरियड ऑफ लीक का मसला आ जाता है। ट्राइजेमिनल नर्व आ जाती है जिसमें मसल ऑफ मैस्टिकेशन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हाँ, ओ फॉर ओक्यूलोमोटर, ओ फॉर ओपन, ये भी आसान है निमोनिक, ठीक है। एब्ड्यूसेंट आ जाती है जो लैटरल LR6 के साथ एसोसिएट है। फेशियल नर्व आ जाती है जो क्लोजिंग ऑफ आई में हेल्प आउट करती है, ठीक है। इसीलिए फेशियल नर्व की हम एग्जामिनेशन में क्या कहते हैं पेशेंट को, कि अपनी आंखें जोर से बंद करें और मुझे खोलने नहीं देंगी, तो हम फेशियल नर्व देख रहे होते हैं, तो फेशियल नर्व इज इन्वॉल्व इन द क्लोजिंग ऑफ आई, अनेबल टू क्लोज आए तो फेशियल नर्व इन्वॉल्व होती है, ठीक है। आई क्लोजिंग में ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ऑडिटरी वॉल्यूम्स के लिए स्टेपिडियस, अगर बात करें इनर ईयर की तो फेशियल नर्व होती है। स्लाइवेशन के लिए फेशियल नर्व होती है। सब मैंडिबुलर सब लिंगुअल ग्लैंड्स के लिए, लैक्रिमेशन के लिए फेशियल नर्व होती है। एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग के टेस्ट सेंसेशन के लिए फेशियल नर्व होती है। और अगर जनरल सेंसेशन ऑफ 2/3 ऑफ द टंग एंटीरियरली की बात करूं तो क्या होगी, ट्राइजेमिनल। ये दो एमसीक्यूज भी आते हैं बोथ तरफ, ठीक है। यहाँ पे ये एक एमसीक्यू भी डिस्कस हो गया कि अगर वो एंटीरियर 2/3 ऑफ द टेस्ट की बात करेगा तो कॉर्डा टेम्पराई ऑफ द फेशियल नर्व आएगी, और अगर जनरल सेंसेशंस की बात करेगा एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग की तो ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। फिर उसके बाद वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व, दैट इज द हियरिंग एंड बैलेंस के लिए। ग्लॉसोफरेंजियल नर्व टेस्ट सेंसेशंस के लिए। पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग की टेस्ट या सेंसेशन दोनों की बात करेगा तो वो ग्लॉसोफरेंजियल नर्व होती है, ठीक है। उसके बाद वेगस नर्व आ जाएगी, और जो सॉफ्ट पैलेट एलिवेशन के लिए, यूविला को मिड लाइन रखने के लिए होती है, कफ रिफ्लेक्स में होती है। सेंसरी नर्व आ जाएगी जो कि हेड टर्निंग के लिए, स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल, स्टेपिजियस मसल के लिए। हाइपोक्लोजल नर्व आ जाएगी जो कि टर्न मूवमेंट के लिए। अच्छा, बाज दफा ये आता है कि देखो आस के वो सेंसरी नर्व्स हैं या मोटर नर्व हैं, तो ये निमोनिक अपने पास लिख लें। सम से मैरी मनी बट माय ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर्स मोस्ट, ठीक है। ये याद करना है, सम सेज मैरी मनी बट माय ब्रदर सेज व्हाट, बिग ब्रेन मैटर्स मोस्ट। तो सम सेज से जो जहां जहां पे सम आएगा या SS आएगा, दे आर ओनली द सेंसरी नर्व्स।
ठीक है, और जहाँ पे एम का आएगा वो मोटर नर्व्स हैं। ठीक है, ये अपने पास नोट डाउन कर लें ताकि आपको पता हो कि जब आप कभी इस तरह पेपर में आए कि इज दिस नर्व इज द सेंसरी और मोटर नर्व, तो आप लोगों को याद हो कि मोटर कौन सी है और सेंसरी कौन सी है। और जहाँ पे बी आ जाएगा, बी का मतलब वो सेंसरी भी है और मोटर भी है, जिसमें बिग ब्रेन मैटर्स मोस्ट में बिग ब्रेन जो है दे आर बोथ। ठीक है, ग्लॉसोफेरेंजियल आ गई, जिसमें बोथ में आ गई वेगस नर्व आ गई बोथ में, और इसके अलावा ट्राइजेमिनल नर्व आ गई बोथ। जी SMB, यस एग्जैक्टली वैसे ही डॉक्टर सुना। तो ये निमोनिक याद कर लें, सबसे मैरी बट माई ब्रदर से बिग ब्रेन मैटर मोस्ट, और ये सारी नर्व उसके हिसाब से हैं। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक आ गई समझ। अब हम नेक्स्ट उस पे जाते हैं। ओके फाइन, इसको रिपीट तो करने की जरूरत नहीं है ना, समझ आ गई सबको। यस मैम। ठीक है, ओके फाइन। अच्छा, फिर कुछ चीजें करने वाली क्या है हमारे पास। ओके ओके, ठीक। अच्छा, थोड़ा सा हम क्रेनियल नर्व्स को ही डिस्कस अभी मैं कर रही हूँ पहले, ताकि वो थोड़ा सा इजी हो जाए, फिर हम पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, मिड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड जो जो पढ़ने वाला है इंपॉर्टेंट वो हम करेंगे। ठीक है, तो अभी ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा रिफ्लेक्सेस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके भी मल्टीपल एमसीक्यूज आते हैं, एफरेंट और इफरेंट फाइबर्स के बारे में वो पूछता है। ठीक है, तो अकोमोडेशन का जो रिफ्लेक्स होता है उसके एफरेंट फाइबर्स तो ऑप्टिक नर्व 2 नंबर लेके जाती है, लेकिन लेके वापस 3 ऑक्यूलो मोटर लेके आती है। तो याद रखना ए टेकिंग लाइट रिफ्लेक्स या अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। ठीक है, दोनों एक ही बात है। नीचे पिपुलरी रिफ्लेक्स लाइट रिफ्लेक्स लिख रहा है, ठीक है, या अकोमोडेशन रिफ्लेक्स, दोनों एक ही बात है। याद रखना इनके जो एफरेंट फाइबर्स होते हैं वो ऑप्टिक नर्व के होते हैं, और जो इफरेंट फाइबर्स होते हैं वो ओक्यूलो मोटर के होते हैं, क्रेनियल नर्व 3। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कफ रिफ्लेक्स और लैक्रिमेशन का रिफ्लेक्स। ठीक है, ये दोनों एक से होते हैं। वो कॉर्नियल रिफ्लेक्स, सॉरी कफ कह गई, कॉर्नियल रिफ्लेक्स एंड लैक्रिमेशन रिफ्लेक्स। तो कॉर्निया का जो रिफ्लेक्स हम करते हैं या अगर हम लैक्रिमेशन देखते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर एफरेंट जो है वो V1 ऑफ द ऑप्थेल्मिक मेसोसेरेब्रल ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व V1 जो होती है, और दूसरी तरफ से इफरेंट जो है वो क्या है 7, क्रेनियल नर्व 7। ठीक है, ज्यादा इतना ज्यादा याद करने की कि वो टेम्पोरल रीजन है या उसका जाइगोमेटिक है, ये इतना नहीं पूछते। एफरेंट और इफरेंट्स पूछी जाती हैं। तो याद रखना है जो कॉर्नियल और लैक्रिमेशन है, ठीक है, ये दोनों किससे हैं, क्रेनियल नर्व 5 के V1 पार्ट से और क्रेनियल नर्व 7। ठीक है, फिर उसके बाद कफ रिफ्लेक्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास कौन सी इन्वॉल्व होती है, वेगस नर्व। ठीक है, कफ में पीछे जो बिल्कुल पीछे होती है हमारे, वो वहां पे कौन सी है, वेगस नर्व कफ के अंदर। लेकिन जो गैग रिफ्लेक्स होता है उसके अंदर हम एफरेंट जो है वो ग्लॉसोफ्रेंजियल को लेते हैं, इफरेंट हम वेगस नर्व को लेते हैं। तो गैग रिफ्लेक्स के लिए अगर हमने वैसे करना हो तो हम कौन सी नर्व को देखते हैं, ग्लॉसोफ्रेंजियल को। ठीक है, लेकिन अगर एफरेंट और इफरेंट की अगर वो बात करें तो फिर उसमें चेंज करनी है। एफरेंट आपके पास जो है वो ग्लॉसोफ्रेंजियल है और इफरेंट वेगस नर्व है। ठीक है, इसी तरह जॉर्जर की अगर बात करें तो ट्राइजेमिनल नर्व के 3 पोर्शंस हैं। कोई मुझे बताएगा 3 पोर्शंस कौन से हैं। ऑप्थेल्मिक मैक्सिलरी एग्जैक्टली, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। तो जो जॉर्जर का है उसमें कौन सा इन्वॉल्व होगा, पोर्शन नंबर 3, दैट इज द मैंडिबुलर। ठीक है। ठीक है, ए फ्रेंड या ई फ्रेंड दोनों एक ही बात है। तो जॉर्ज हॉल का एमसीक्यूज आया तो इस तरह है, जो ये एमसीक्यूज ही हैं आपके। ठीक है, इसमें मल्टीपल एमसीक्यूज बनते हैं, ये याद रखिए। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड डॉक्टर वैस, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ये समझ आ गई है सारे, ये अपने पास नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, ये पिक्चर्स में शेयर भी कर। ठीक है, एफरेंट डिफरेंट पाथवे भी हम पाथवे थोड़ा बहुत देखेंगे, मीडियल पाथवे के।
जो ज्यादातर आता है। ठीक है, बाकी आप लोगों को सिर्फ ये इतना याद करना है कि पाथवेज पढ़ने की नीचे जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक नो हाउ होनी चाहिए कि कफ रिफ्लेक्स में कौन सी नर्व है, गैग में कौन सी नर्व है, और जॉ जर्क में कौन सी नर्व है। ठीक है, लैक्रिमेशन के लिए क्या है, और पिलरी और अकोमोडेशन के रिफ्लेक्सेस में क्या है। ठीक है, अकोमोडेशन का रिपीट कर दूं तो अकोमोडेशन में मुझे एफरेंट ऑप्टिक नर्व है और इफरेंट ऑक्यूलोमोटर है। ठीक है, क्या रिपीट करूँ, सारे रिफ्लेक्सेस दोबारा से बताऊं। अकोमोडेशन में एफरेंट ऑप्टिक नर्व है और इफरेंट ऑक्यूलोमोटर नर्व है। मेरी आज आवाज मुझे लग रहा है शायद आप लोगों को कम आ रही है, या भी ठीक, ओके सही है, सही है। चलो, मैडम ये लेक्चरेशन रिपीट कर दो, ये साथ में लिखा हुआ लॉस ऑफ रिफ्लेक्स। ओके, डिफरेंट डिस्कशन। सॉरी, आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आई आपकी बात। लैक्रिमेशन का बताऊं तो लैक्रिमेशन का जो है उसमें भी यही है कि फाइव नर्व, क्रेनियल नर्व फाइव एफरेंट लेके जाएगी, और इफरेंट जो है वो सेवंथ क्रेनियल नर्व आएगी। वैसे लैक्रिमेशन का कोई हम पाथवे ज्यादा पढ़ते नहीं है, लेकिन अगर लैक्रिमेशन का या कॉर्नियल रिफ्लेक्स का पूछे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एफरेंट और इफरेंट इस तरह होते हैं। और कुछ लैक्रिमेशन का पूछना है आपने, मैसेज मैसेज टाइप करते हैं अगर किसी का कोई भी। अच्छा, अब इसमें जो है वो, हाँ मैं कर देती हूँ। एमसीक्यूज आते हैं मल्टीपल, लाइट रिफ्लेक्स का, कॉर्नियल रिफ्लेक्स का, अकोमोडेशन रिफ्लेक्स का। ठीक है, ये जरूर आते हैं। उसके अलावा जो आते हैं गैग रिफ्लेक्स का, कफ रिफ्लेक्स का। गैग और कफ हमने पहले भी एक जगह किया। ठीक है, जॉ रिफ्लेक्स का भी आता है एमसीक्यू। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं अपनी अपनी जगह पे, इन सब के एमसीक्यूज आते हैं। आप लोगों को रिफ्लेक्सेस का पता होना चाहिए, कौन सा कौन सी चीज कौन सी नर्व कौन सा रिफ्लेक्स करती है। ठीक है, लैक्रिमेशन के लियन की एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, आप लैक्रिमल रिफ्लेक्स के बारे में वो एक्सप्लेनेशन चाह रहे हैं, ये पूछ रहे हैं आपको। मुझे मुझे समझ ही नहीं आ रही है आपके क्वेश्चन की, सॉरी। अच्छा, आप मुझे दोबारा पूछना है जो वो पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो हमने डिस्कस करना है अभी, अच्छा आप लोगों ने वो कर ली है, एंटीरियर सेरेब्रल, मिडल सेरेब्रल आर्टरीज, ये सब कर ली है? रफी में ये कर ली है, इंटीरियर मिडल सेरेब्रल आर्टरीज, इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। ठीक है, अच्छा उसकी समझ है या वो एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत है? मैम जब एमसीक्यू आएगा तो फिर आप तब जो है थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना बस। चलो ठीक है, सही है। उसमें ना मैं आप लोगों को बस एक एक दो चीजें, हाँ ठीक है वो ठीक है, सही है। ओवरव्यू मैं एक थोड़ा सा दे देती हूँ ताकि उसमें आपको लर्निंग के लिए आसानी हो जाए। कल हमने पढ़ा था सर्कल ऑफ वेलस, ठीक है, सर्कल ऑफ वेलस तो याद है ना आप लोगों को? ये कल हमने सर्कल ऑफ वेलस किया था। अब इसके अंदर जो हमारे पास बात आ जाती है, सर्कल ऑफ वेलस में ही ये सारी होती है।
अब मैंने बोला था ये मिड ब्रेन के पार्ट पे, मेडल्ला के पार्ट पे एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी करती है, जो कि मिडल मेडलरी सिंड्रोम करती है। जो पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी है ये करती है लैटरल मिडलरी सिंड्रोम। ठीक है, मिडल मिडलरी सिंड्रोम में मैंने क्या बोला था कि हाइपोग्लोसल नर्व को जो है वो मीडियल एरिया को मेजरली कवर करेगी, ठीक है, और लैटरली भी जाएगी उसके फाइबर्स। तो मिडल में क्या है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी सप्लाई कर रही है और हाइपोग्लोसल नर्व है। तो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी का जब भी डैमेज आएगा तो उसी साइड की सेम हाइपोग्लोसल नर्व डैमेज होगी, जिसकी वजह से टंग सेम साइड पे डेविएट करेगी, ठीक है। सेम साइड ऑफ द टंग डेविएटेड टू द सेम साइड ऑफ द लेन। अगर राइट साइड हाइपोग्लोसल नर्व जाएगी तो राइट साइड ऑफ द टंग डेविएशन हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ आ गई, इसीलिए हम इसको मिडल मेडलरी सिंड्रोम भी कहते हैं। और मिडल मेडलरी सिंड्रोम में एएसए में हमेशा याद रखना है कि आपके पास क्या प्रेजेंटेशन आएगी, एएसए के अंदर हाइपोग्लोसल नर्व की प्रेजेंटेशन आएगी, ठीक है। अब ये बात समझ आ गई कि क्यों एएसए होता है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है ये पाइका, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो हमारे पास आती है ये हमारे पास लैटर मेडलरी एरिया में आ रही होती है। तो लैटर मेडलरी एरिया में आपके पास क्या क्या आ जाता है जी, कौन कौन सी नर्व्स बाकी मेडल्ला में आ जाती हैं क्वेश्चन क्रेनियल नर्व 12 के अलावा? 9, 10, 11। नहीं समझ आया ये चीज? अच्छा, एक मिनट फिर से बता दे। अच्छा, 9, 10, 11 जो है बाकी की क्रेनियल नर्व्स हैं। तो मैंने पहले आप लोगों से डिस्कशन ये की थी कि जो क्रेनियल नर्व 12 है वो मिडल में होती है, मेडल्ला के पोर्शन में, ठीक है। और बाकी सारी जो लैटरली होती हैं वो 9, 10, 11 लैटरल एरिया को कवर कर रही होती हैं। तो पाइका में हमेशा याद रखना है पिकाचू से, पिकाचू से याद रखना है पाइका में, ठीक है। ये एक निमोनिक हमेशा याद रखिए जब भी चूइंग का मसला आएगा, क्योंकि वेगस और ग्लॉसोफरेंजियल नर्व, ठीक है, वेगस और ग्लॉसोफरेंजियल नर्व इन्वॉल्व होती है। तो उससे याद रखना है पिकाचू से कि जब भी चूइंग का प्रॉब्लम आएगा, गैग गैग रिफ्लेक्स का आएगा, तो उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, पीछे अगर फ्रेंजियल मसल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे तो उसमें हमारे पास क्या आएगा, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी पाइका, ठीक है। पिकाचू से याद रखना है। जब भी ईटिंग का प्रॉब्लम आएगा, पीछे मसल्स इन्वॉल्व होंगे, तो कौन सी आएगी, पाइका, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी, एंड दैट इज द लैटर मेडलरी सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा, मिड वाली है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, दोबारा से बोल रही हूँ, मेडल्ला का मिडल पोर्शन कवर करती है, मिडल मेडलरी सिंड्रोम है, हाइपोग्लोसल नर्व मेन पोर्शन मेडल्ला का मिडल और लैटरली जा रही होती है। तो इस तरह जो है वो पाइका और आइका, वो एएसए, ये दोनों यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। ये समझ आ गई यहाँ तक अब? ठीक है, ओके। अब इसके में बाद आपने का क्या बताया था, जी, इंटीरियर स्पाइनल के साथ आपने टंग का क्या बताया था? अच्छा, मैंने आप अभी आपने लेट ज्वाइन की है, मैंने इससे पहले जो है वो आपको ब्रेन स्टेम के साथ क्रेनियल नर्व्स बताई थी। डॉक्टर आतिका, आप सुन रही हैं? तो उसके अंदर मैंने मेडला में कौन कौन सी क्रेनियल नर्व बताई थी, आप ही अब बता दें। मैम मेडुला के अंदर थी 9, 10, 11, 12। 12, ठीक है। और 12 का मैंने आपको कहा था कि मेजर पोर्शन एक कवर करती है, मीडियली और लैटरली दोनों तरफ जा रही होती है, ऐसे ही है। जी मैम। तो फिर जो मीडिय एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है वो मेडल्ला के मीडियल पोर्शन पे आर्टरी सप्लाई कर रही है, ठीक है। मिड में है ना ये इस पिक्चर में भी। जी मैम। तो 12th नर्व अगर यहाँ पे आएगी तो कौन सी नर्व पे डैमेज होगी, 12th नर्व भी डैमेज होगी अगर एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी की ब्लॉकेज के साथ बात करें या वहां पे कोई प्रॉब्लम बात करें, ठीक है। तो उसके साथ नर्व कौन से एरिया कौन सा डैमेज होगा, हाइपोग्लोसल नर्व का। और जो हाइपोग्लोसल नर्व होती है जिस साइड की डैमेज होती है उसी साइड पे टंग डेविएट कर जाती है, ठीक है। ओके। ओके, फाइन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है, ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ऊपर वाली जो आर्टरीज हैं थोड़ी सी, अब वो कर लेते हैं, मीडियल सेरेब्रल आर्टरी, इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये भी आप लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब इनकी जो हम जो है ना सप्लाई वो कर लेते हैं, सप्लाई की एक और पिक्चर वो मैं आपको करा देती हूँ। अच्छा, जो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है ये आप लोगों को पता है कि पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो है वो ऑक्सीपिटल रीजन को कवर करती है, पीछे पड़ी होती है, ठीक है। तो इसमें जब
बी होगा, ये याद रखना है कि पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में कॉन्ट्रालैटरल हेमिनोपिया के साथ मैक्यूलर स्पेयरिंग आएगी। जो ऑसिपिटल रीजन पीछे होता है, ठीक है, वहां पे क्या होता है कि मैक्यूला का एक एरिया होता है, ठीक है, वो उस एरिया को छोड़ के पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी सारे एरिया को सप्लाई करती है, इसीलिए मैक्यूलर स्पेयरिंग आ जाती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में, ठीक है। इसके बाद जो है वो चीज जो करने वाली है वो है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब ये जो मिडल सेरिब्रल आर्टरी है, ये और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, इसका मैं आपको दूसरी पिक्चर में अब थोड़ा दिखा देती हूँ, ठीक है। जो यहाँ से करने वाली थी, एक आइका भी बाज दफा आ जाती है, एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ठीक है। आइका के अंदर क्या होता है, आइका क्योंकि ये यहाँ पे पॉन्ड पॉन्ड पड़ा होता है, पॉन्ड्स का